बीच कॉर्पोरेट कनेक्शन में मैनेजमेंट जो कि हमेशा की तरह जुड़ते हैं, आज भी जुड़ गए हैं श्री रेणुका शुगर्स का मैनेजमेंट, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कंपनी ग्लोबल एग्री बिजनेस और बायो एनर्जी कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई है और कंपनी देश की लीडिंग शुगर उत्पादक में से एक है। नए आंकड़ों में देश में गन्ने की पेराई में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। वैसे में शुगर प्रोडक्शन के आउटलुक पर विस्तार से हम बात करेंगे, साथ ही एथेनॉल और चीनी की कीमतों पर भी चर्चा होगी। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। स्वागत है अतुल आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। क्रशिंग के नंबर्स की अगर हम बात करें अतुल जी, तो यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये बताएं हमें कवर अप किस तरह से सितंबर की अगर हम क्रशिंग की बात करें तो वो इन नंबर्स के तहत आपको लग रहा है कि मुमकिन हो पाएगा? देखिए, जब हम लोगों ने ये सीजन स्टार्ट किया था तो उसके पहले अगस्त महीने में बरसात पानी काफी कम रहा था, तो उसके चलते लोगों ने जरूरत से ज्यादा अपने इस साल का आने वाला क्रश को डिस्काउंट कर दिया था। पर सब्सिक्वेंटली अक्टूबर नवंबर में बारिश अच्छी हुई और जो अटसाली की क्रॉप होती है, जो 18 महीने वाली, उसको उसका काफी ज्यादा फायदा हुआ। और उसका नतीजा ये है कि आज हम लोग ये देख रहे हैं कि शायद हम लोगों का अंदाज है कि 32 से 32.5 मिलियन टन के आसपास हिंदुस्तान का प्रोडक्शन होगा और इसके बावजूद 2 मिलियन टन रफली शुगर डाइवर्ट होगी टुवर्ड्स एथेनॉल। तो ओवरऑल जो जितने भी एक्शंस लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, या मैं समझता हूँ वो थोड़ा ना जरूरी थे। और जहां तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, एक्सपोर्ट्स तो ऑलरेडी बंद है, और एथेनॉल में भी जो डाइवर्जन था जूस का और बी हैवी का, वो गवर्नमेंट ने कि चीनी ज्यादा बने इसके लिए रोक दिया था। तो इसका नेट रिजल्ट ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि जब अपना ये साल क्रशिंग का खत्म हो सितंबर मंथ में, तो जो लास्ट ईयर 5.5 मिलियन टन के आसपास का कैरी ओवर स्टॉक था, वो इस साल अगर 8.5 से 9 मिलियन टन हो जाए तो मुझे कोई ज्यादा ताजुब नहीं होगा, अनलेस कि गवर्नमेंट थोड़ा ये इलेक्शन के बाद एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ी सी छूट दे और एथेनॉल में भी थोड़ा सा इजाफा करे। तो मैं समझता हूँ ये देखने वाली चीज है। बट जहां तक इलेक्शन का सवाल है, तब तक तो मैं नहीं समझता कि कोई एक्शन होने वाला है, क्योंकि वेदर वी लाइक इट और नॉट, इन्फ्लेशन इज अ डर्टी वर्ड। बट क्रशिंग डेफिनेटली इस साल अच्छी रही है। एक जगह पे थोड़ी क्रशिंग थोड़ी कम हुई है, वो है कर्नाटका। वहां पे लास्ट ईयर था अबाउट 5.6 मिलियन टन, इस साल करीबन 5.1, समझ लीजिए हाफ अ मिलियन टन कर्नाटक में कम हुई है। पर ओवरऑल हिंदुस्तान में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2930 मिलियन टन की क्रश होगी, चीनी का उत्पादन होगा, वो उससे कहीं ज्यादा 32-32.5 मिलियन टन की रेंज में दिखाई देता है आज की तारीख में। अतुल जी, तो ऐसे में समझाएं जरा ओवरऑल शुगर प्रोडक्शन पूरे साल के लिहाज से हम उम्मीद की बात करें तो 32 एमएमटी वर्सेस 33.1 एमएमटी लास्ट ईयर, क्या ये रियलिस्टिक अजम्पशन होगी, कहना सही होगा? कम अगेन। ओवरऑल शुगर प्रोडक्शन पूरे साल के लिए मैं समझना चाहूँ तो रियलिस्टिक अजम्पशन क्या 32 एमएमटी के आसपास है जो हाँ पिछले साल? बिल्कुल, मैं समझता 32 या 32.5 के बीच में इस साल का प्रोडक्शन रहेगा। और हिंदुस्तान का अगर कंजम्पशन ले, कंजम्पशन तकरीबन 28 से 28.5 मिलियन टन के बीच में है, विच मीन्स कि जो कैरी ओवर होगा उसमें इजाफा हो जाएगा करीबन 3 से 3.5 मिलियन टन का नेक्स्ट ईयर के हिसाब से, अगर एक्सपोर्ट को नहीं खोला गया और एथेनॉल में फिर डाइवर्जन नहीं और परमिट किया गया गवर्नमेंट ने। इन्वेंट्रीज पोजीशन को लेकर क्या कीमतों पर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्लोजिंग इन्वेंट्रीज अगर हम साल के अंत में देखें ज़्यादा रहती है पिछले साल के मुकाबले, तो प्रेशर कीमतों पर कितना पड़ेगा? देखिए, प्रेशर तो कीमतों पे ये है कि आज की तारीख में दुनिया में चीनी के दाम समझ लीजिए 60-65 रुपए किलो के आसपास हैं और हिंदुस्तान में 35-36 रुपए की रेंज में है। तो ऑलरेडी हिंदुस्तान के प्राइसेस तो प्रेशर में है ही है, और चीनी मैं समझता हूँ एक अकेली कमोडिटी है जिसमें कि कोई भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर प्रैक्टिकली नहीं दिखाई दे रहा है।
और आने वाले दिनों में भी मैं नहीं समझता कि चीनी के दामों में कोई इजाफा होने वाला है, क्योंकि चीनी की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। प्रोडक्शन मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया कि इस साल और पिछले साल के मुकाबले में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हुआ हो, अच्छा खासा प्रोडक्शन भी है और प्राइसेस कंट्रोल में है। और इलेक्शन का साल है तो गवर्नमेंट भी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि दाम कुछ बढ़े। तो मैं मेरे हिसाब से चीनी के दाम मोर और लेस साइडवेज ही रहेंगे आने वाले दिनों में, हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में। चलिए, तो ओवरऑल अगर मैं प्राइसिंग के बारे में ही आगे बात करना चाहूँ आपसे, तो वैसे तो आपने काफ़ी हद तक समझा दिया है पूरा मामला। अगर कुछ और हमें टाइटनेस दिखाई देती है किसी भी तरह के ग्लोबल प्रेशर्स से, तो आप वैसे जिक्र कर ही चुके हैं इन्फ्लेशन और चुनिंदा सूरतों को देखते हुए प्राइसेस पे प्रेशर बढ़ सकता है। ओवरऑल फिलहाल की स्थिति को भांपते हुए आपको कीमतें और कितनी डेंजर जोन या बढ़ती जोन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, नॉर्मल कोर्स में जैसे ही गर्मी के माहौल आता है तो बेवरेजेस वगैरह में शुगर का थोड़ा कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो थोड़ा बहुत जो अगर कंजम्पशन बढ़ भी जाएगा तो हिंदुस्तान को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के एडिक्वेट शुगर अवेलेबल है। और गवर्नमेंट ने भी इस साल देखिए इस महीने में जैसे एलोकेशन वो नॉर्मली करते हैं 2.2 मिलियन टन या 22 लाख टन का, इस महीने में इन लोगों ने 25 लाख टन का एलोकेशन किया है फॉर मार्केट। तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई बाजारों में कोई तेजी आएगी। ये रेंज बाउंड ही रहेंगे, वो 4 आना इधर उधर बढ़ जाए बाजार तो वो कोई मायने नहीं रखता। बट ओवरऑल मैं नहीं समझता अभी कोई हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में तेजी है। इंटरनेशनली कुछ भी होता रहा, हिंदुस्तान तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड मार्केट है और यूं समझ लीजिए कि क्लोज्ड मार्केट है टू द वर्ल्ड। अच्छा, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस हिंदुस्तान में कुछ नहीं असर करने वाले। अच्छा, अभी ये कुछ 3-4 महीनों की मैं बात करूं तो गर्मी के चलते कितनी कीमतें बढ़ सकती हैं? मैं नहीं समझता कोई ज्यादा कीमतें बढ़ेंगी। हम्म। 4-8 रुपए किलो बढ़ जाए तो दैट्स अबाउट इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं बढ़ती हुई दिखाई देती। और वो उसका कोई ज्यादा मायने नहीं रहे, बाजार मोर और लेस साइडवेज ही रहेंगे। केन जूस के रेस्ट्रिक्शन को लेकर, एथेनॉल बनाने को लेकर जो था, उसमें किसी भी तरह की ढिलाई आपको लगता है कि मुमकिन है फिलहाल, क्योंकि रोक लगी हुई है? उसमें ढिलाई हम लोग तो मान रहे हैं क्योंकि एक अजीबो गरीब सिचुएशन है कि हिंदुस्तान में काफी कुछ एथेनॉल बन गया था गवर्नमेंट के बैन आने के पहले। तो वो एथेनॉल आज फैक्ट्रियों में पड़ा हुआ है और वो स्टॉक्स के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इन्वेंट्री को बढ़ा रहा है फैक्ट्रियों के। और उसको वापस तो शुगर उसकी बन नहीं सकती। तो मेरी तो ये खास इल्तजा होगी गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट उसको तो आप परमिट करिए एथेनॉल को। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो ले सके बी हैवी का और केन जूस का जो भी एथेनॉल बना हुआ रखा है, क्योंकि उससे वो तो ऑलरेडी सब चीजें फैक्टर इन हो चुकी हैं। और आज की तारीख में उसको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ना खरीदें इस पीरियड में, वो कोई मेरे को कोई लॉजिक उसमें कहीं नहीं समझ में आता, क्योंकि वापस वो चीनी तो बन नहीं सकता। तो चीनी तो जो बननी थी बन गई। तो मैं नहीं समझता कि, और मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट की थिंकिंग है सूनर और लेटर वो शायद इसको परमिट तो करेंगे करेंगे, वरना तो वो तो बना हुआ रखा ही हुआ है। तब सरकार का जो कमिटमेंट दिखाई दे रहा था एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की ओर, वो आपको लगता है कि अभी भी इंटैक्ट है? आप डिस्करेज नहीं हुए हैं एज एन इंडस्ट्री इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस के चलते? देखिए, एक चीज तय है हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में, व्हेन पुश कम्स टू शव और अगर चीनी के दाम ज्यादा बढ़ेंगे तो डेफिनेटली एथेनॉल सैक्रिफाइस होगा। तो ये गवर्नमेंट को इस साल कोई चीनी के दाम बढ़े भी नहीं है, गवर्नमेंट को ये थोड़ा फियर था। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान आज की तारीख में और आने वाले सालों में भी शुगर सरप्लस देश रहेगा और कोई कारण नहीं है कि एथेनॉल का जो डाइवर्जन है उसकी तरफ कोई भी ढिलाई की जाए। और गवर्नमेंट तो कमिटेड है 20% ब्लेंडिंग का बाय 2025। तो उसके चलते आप देखिए मक्के से बना हुआ एथेनॉल पे उन लोगों ने और इंसेंटिव दिया है 5-5.5 रुपए लीटर का। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती कि गवर्नमेंट इज कमिटेड। और ये तो थोड़ा अभी एबरेशन ही है, ये 2-4 महीने जो रुका,
और ये थोड़ा एबरेशन इस कारण भी है कि ये इलेक्शन का ईयर है। तो इलेक्शन के ईयर में इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा डर्टी वर्ड हो जाता है एंड कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि इलेक्शन के पीरियड में दाम बढ़े। तो इसलिए उन लोगों ने डाइवर्जन को रोका। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इज कमिटेड और कोई कारण नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर साहब अपने बिल्कुल टोटली कमिटेड हैं एंड वी आर सिग्नेटरीज टू द पेरिस राउंड। तो मैं नहीं समझता कोई इसमें तकलीफ आने वाली है आने वाले दिनों में। चलिए अतुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। काफ़ी समय दिया आपने, तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया। धन्यवाद। और हमारा आज के मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं जो इस सेक्टर पर अपनी राय रखेंगे। आशीष, बताइए, आपने मैनेजमेंट की बात सुनी है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर को लेकर जो उनका व्यू निकल कर सामने आया है, कमोबेश सिमिलर तरह की चैलेंजेस बाकी कंपनियों में भी हो सकती हैं। आपका व्यू क्या बनता है? देखो, मेरा व्यू पॉजिटिव है। उसका कारण ये है कि जो इथेनॉल की रोक लगाई गई उसके कारण इस सेक्टर में एक तरह से करेक्शन चल रही है कुछ समय से। स्टॉक्स ने भी अंडर परफॉर्म किया है मार्केट को। बट ओवरऑल मैं समझूंगा कि इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा रहेगी, क्योंकि शुगर बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है। बट अदरवाइज अगर आप थोड़ा लंबा देखें तो ये बहुत अच्छा टाइम है निवेश करने का इन सेक्टर के जो दिग्गज काउंटर्स हैं, खास करके बलरामपुर चीनी। क्योंकि एक लंबी अवधि में इथेनॉल की स्टोरी बिल्कुल जारी रहेगी और देयर इज नो ऑप्शन। इथेनॉल को इनको इनकरेज करना ही पड़ेगा, उसी से आपका जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा। जो आप क्रूड को एक तरह से हेज करना चाहते हो क्रूड प्राइसेस का, वो इथेनॉल से ही होगा। तो उससे इस कंपनी में एक बहुत सेक्युलर ग्रोथ आएगा, जो कि शुगर एक कमोडिटी है बट इथेनॉल सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है। इथेनॉल के कारण इन सब स्टॉक्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। और ये एक तरह से पॉज था जो कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण हुआ है, इलेक्शंस के कारण हुआ है। तो इसका आप फायदा उठाना चाहिए। और मेरे मुताबिक बलरामपुर चीनी टॉप पे, और इसके अलावा प्राग इंडस्ट्रीज, अगर आप एक इनडायरेक्ट प्ले करना चाहें शुगर इंडस्ट्री पे, इथेनॉल पे, तो वो प्राज इंडस्ट्रीज है। इन दोनों में मैं खास बुलिश हूँ। अदरवाइज ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक अच्छा टाइम है शुगर स्टॉक्स को देखने का, क्योंकि अंडर परफॉर्म किया है और ये अंडर परफॉर्मेंस मेरे मुताबिक ज्यादा देर नहीं, और इलेक्शन के तुरंत बाद इस इथेनॉल प्रोडक्शन में जरूर रिलीफ मिलने वाला है। ऑलराइट, बलरामपुर चीनी और प्राज इंडस्ट्रीज पर आप दाव लगा रहे हैं जहां तक इस सेक्टर की डेवलपमेंट की बात है। आशीष, धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।